कि कल मैं जिस भी कलर का शर्ट पहनने वाला हूं, गॉड को जो पता है, ये जो जानकारी है गॉड को, क्या मैं इसके अगेंस्ट जा करके किसी दूसरे कलर की शर्ट चूज कर सकता हूं कि नहीं? जैसे जब डिबेट होता है, डिबेट खत्म होता है, तो अपने अपने सपोर्टर्स के हिसाब से खुद ही जो है जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे आपने भी कहीं ना कहीं जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब है, उनको आपने भी दे दिया था कि ये भी जो है जीत गए। वेलकम टू 360 इस्लामिक स्कॉलर्स चैनल। कुरान, हदीस और इस्लामी मालूमात की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जा रही है तो चले। ये पंकज बैनर्जी हमारे साथ हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं। अरे ये तो बड़े दिन के बाद आए हैं जी बैनर्जी साहब, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। मैं जो हूँ, जो डिबेट हुआ था ना, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब थे और जावेद अख्तर, उनके जो डिबेट हुआ था वो मैंने बड़ा क्लोजली फॉलो किया था और बहुत समय से मैं आना चाह रहा था। हर संडे में वेट करता था कि आपका लाइव सेशन होगा तो उसमें मैं आपसे कुछ इस बारे में डिबेट कर लूंगा, कुछ टॉपिक्स पे। तो जो है, लेकिन आप आ नहीं रहते, आज आप लाइव आए हैं। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा मतलब गलत लगता है लोगों के बारे में, वो ये कि हर व्यक्ति, जैसे जब डिबेट होता है, डिबेट खत्म होता है, तो अपने अपने सपोर्टर्स के हिसाब से खुद ही जो है जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे आपने भी कहीं ना कहीं जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब है, उनको आपने भी दे दिया था कि ये भी जो है जीत गए हैं डिबेट। तो ये हम लोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है ना, कोई भी फैक्ट सही है कि गलत है, इसको डिबेट से पहले बात तो कभी सुनाया नहीं जा सकता, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि लाइट वेव है कि पार्टिकल, इसको साइंटिस्ट कभी भी डिबेट के जरिए नहीं सॉल्व कराते, बल्कि इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, सब उस पे रिसर्च करते हैं, फिर आकर के उस पे एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें डिबेट के जरिए सॉल्व नहीं हो सकता। डिबेट में तो सिर्फ किसी की कितनी अच्छी स्किल्स है डिबेट करने की, सभी हमें पता चलता है। एनीवेज, मैं थोड़ा सा इसमें आ जाता हूँ। कुछ बातें जो है मैं बहुत ज्यादा जो है मुफ्ती शमाइल नदवी के बहुत मतलब आर्गुमेंट्स में जो मुझे एकदम मतलब लगा कि क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है, वो मैं पहले आपकी इस बात का जवाब तो दे दूं मैं। आपने जो शुरू में बात कही, जी, तो आपकी मैंने बात गौर से सुनी है। देखिए, दो बातें मैं इसके जवाब में कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि उस डिबेट के बाद एक माहौल ऐसा बना कि जिसमें जावेद अख्तर साहब की तौहीन आमेज मीम्स बनाई गई कि, और उस मीम्स के बनाने वाले जो हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि मुझे हैरत हुई कि एक बंदा है, मैं नहीं जानता उसको, उसकी चूंकि अब वो हर जगह एल्गोरिदम वही चल रहा था, तो हर जगह जावेद अख्तर की वीडियो आ रही थी, मुफ्ती शमाइली की वीडियो आ रही थी। तो उसमें एक बंदा है जो जावेद अख्तर की नकल पहले से उतारता आ रहा है। वो वैसे ही मुंह भी बना लेता है, वैसे ही उसकी आवाज भी निकाल लेता है। उसने भी बाकायदा मीम बनाई कि भाई आइंदा मुझे डिबेट के लिए मत बुलाना, फला फला। तो हालांकि वो मुसलमान नहीं है, तो बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी जावेद साहब की मीम्स बनाई। और मैंने उस वक्त भी उसी वक्त बोला था, डिबेट के फौरन बाद, कि इस कल्चर से बचना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक दो मरतबा और कहा मैंने कि नहीं भाई, जावेद साहब एक इज्जतदार शख्सियत हैं, तो आप किसी को महज इसलिए कि वो अपनी बात सही से अगर रख नहीं पाए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनकी इज्जत का फालूदा कर दें, ये तो गलत बात है। तो हमारी जो डिबेट थी वो इस शर्त पर हुई थी कि वो रिस्पेक्टफुली होगी, वो रिस्पेक्टफुली हुई। तो जिस तरह रिस्पेक्ट का माहौल पहले रखा गया, वैसे ही बाद में रखा गया, और ये दोनों तरफ की जो पार्टियां हैं उनकी जिम्मेदारी थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जीत का ऐलान होता है, ये ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों के रिएक्शन को देखकर बात करते हैं कि भाई किसका पलड़ा भारी था। आप हो सकता है कि ये कहें भाई मुफ्ती शमाइल ने फला 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 बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब ने 10 मिनट का जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें से किसी एक बात का जवाब नहीं दिया। 10 मिनट के ओपनिंग स्टेटमेंट ने सेट कर दिया था कि जावेद के डिबेट किधर जाएगी। सर मैं आपको तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लोगों का जो मिजाज था, जो सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन आ रहा था, उसमें मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे बड़ी तादाद में, जो ये कह रहे थे भाई जावेद अख्तर साहब तो जवाब ही नहीं दे पाए, एक मदरसे का लड़का ले गया। ये जो था, उस चीज को सामने रखकर हमने कहा कि भाई जावेद साहब ने जवाब नहीं दिया। तो जी हाँ, तो ये मेरी तरफ से वजाहत हो गई। अब आप बोलें जी। मैं ये कह रहा हूँ, वैसे जवाब दिया था, हालांकि इसमें मैं बाद में आऊंगा क्योंकि फिर हम लोग का डिबेट का जो रुख है ना वो बदल जाएगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, डिबेट का सारा जो एंडिंग पॉइंट था उसमें मैंने देखा है सारा आर्गुमेंट
इस पॉइंट पे आके रुक गया कि जो मतलब जो गॉड है तो उनके होने के बावजूद कैसे दुनिया में इतना ज्यादा इविल है। और यहाँ पे जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब थे उनका एक ये आर्गुमेंट था कि देखिए एमसीक्यू में सारे सही आंसर्स नहीं हो सकते, तो एक सही होता है बाकी गलत होते हैं, तो ये हमारी फ्री विल है, चॉइस है कि हम गलत चूज कर रहे हैं, सही तो हमारी है, उसमें गॉड इंटरफेयर नहीं करते। तो यहाँ पे मेरा एक बड़ा मतलब एक आर्गुमेंट मतलब मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि आप इसका थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। क्या सबसे पहले ये है कि गॉड के डेफिनेशन के अनुसार क्या गॉड एक ओमनीसिएंट बीइंग है कि नहीं है? ओमनीसिएंट जिसको सब कुछ पता है कि नहीं? है, बिल्कुल। अच्छा है, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या गॉड को ये भी पता है कि मैं कल कौन से कलर की शर्ट पहनने वाला हूं? क्या ये भी गॉड को पता है फ्यूचर कि मेरा कल क्या मन होगा, मैं क्या शर्ट कौन सी पहनूंगा, टी शर्ट क्या पहनूंगा, या मैं क्या पहनूंगा? गॉड के लिए इस चीज गॉड के लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं है। मतलब गॉड को पता है ना, इन मतलब यही मैं जानना चाह रहा हूं। गॉड के लिए आपने कहा ना कल मैं क्या पहनूंगा, क्या गॉड को पता है? गॉड के लिए कल और आज और परसों है ही नहीं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं है। तो गॉड के लिए क्या है? जैसे कल मैं जो शर्ट पहनूंगा, क्या इसकी जानकारी है कि नहीं? गॉड के लिए कल नहीं होगा, मैं कह रहा हूं गॉड के लिए ये टाइम से परे भी मैं चला रहा हूं, तो टाइम से परे टाइम के जो तीनों पीरियड्स हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये गॉड के लिए एक सिंगल मोमेंट की तरह है। हाँ मैं समझ गया, मैं वही समझ गया। तो एक सिंगल मोमेंट कितना है, तो गॉड को तो पता है ना कि मैं कल कौन से कलर की शर्ट पहनने वाला हूं, मतलब मेरे लिए जो कल है, और गॉड के लिए वो वही प्रेजेंट मोमेंट ही है, मैं यही मान के चल रहा हूं। तो गॉड को ये भी पता है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये सही है? पता सब कुछ है, जी हाँ। हाँ, तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो गॉड को पता है कि कल मैं गॉड के मतलब मेरे लिए वो कल है, तो उसी तरीके से लीजिएगा क्वेश्चन को कि कल मैं जिस भी कलर का शर्ट पहनने वाला हूं, गॉड को जो पता है, ये जो जानकारी है गॉड को, क्या मैं इसके अगेंस्ट जा करके किसी दूसरे कलर की शर्ट चूज कर सकता हूं कि नहीं? ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप गॉड को भी टाइम बाउंड कहेंगे और ये कहेंगे गॉड को मेरा कल का डिसीजन पता है, तो क्या मैं कल के डिसीजन को तब्दील कर सकता हूं क्या? जब गॉड के लिए कल और आज है ही नहीं। मसलन मैं आपको इस वक्त देख रहा हूं कि आपने जैकेट पहनी हुई है, मैं समझ गया सर। मैंने भी पहनी हुई है, ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है। तो क्या ये चीज अचानक जैकेट की जगह आप बनियान में आ सकते हैं? हाँ, आप उठेंगे, बनियान बदलेंगे, तो मैं आपको देख रहा हूं, जो मेरी नॉलेज है वो गलत नहीं होगी। एज आई सी यू यूर डूइंग इट, मेरी नॉलेज वैसी है। तो खुदा की जो नॉलेज है वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए की वो ऐसी है जैसे एक सिंगल मोमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कल नीली शर्ट अगर पीली कर दूं तो क्या खुदा की नॉलेज गलत हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। मतलब कि खुदा को जो नॉलेज है उसके अगेंस्ट में जाके मैं कोई शर्ट नहीं चूज कर सकता। मैं अगर आप अभी जैकेट उतार दें और मेरी नॉलेज में हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरी नॉलेज गलत हो गई? अगर मैंने अभी उतार दी, नहीं, बिल्कुल आपकी नॉलेज सही है ना? मुझे नॉलेज है कि आपने जैकेट पहनी है, फिर मुझे नॉलेज है कि आप जैकेट उतारेंगे और आपने जैकेट उतार दी मेरे सामने, राइट? तो जो मुझे नॉलेज हुई है वो गलत नहीं है। तो नहीं, जब मैं सही नॉलेज है ना, तो मैं और ये उस वक्त है जबकि मैं टाइम बाउंड हूं, मेरा और आपका प्रेजेंट एक चल रहा है। लेकिन अगर खुदा के लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक मोमेंट है, सिंगल मोमेंट है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि खुदा की नॉलेज गलत हो गई। पॉसिबल बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आपसे ही पूछ रहा हूं कि मतलब कि गॉड को मेरा फ्यूचर तो पता है, मेरे लिए तो वो फ्यूचर है, मैं फिर उसको एक बार आपके लिए है ना, वो खुदा के लिए नहीं है। तो मतलब मैं कल क्या शर्ट पहनने वाला हूं वो गॉड को पता है ना, यही मैं कंफर्म कर रहा हूं। खुदा को पता है, लेकिन आप ये उसके बाद कहते हैं कि क्या मैं उसको बदल सकता हूं क्या? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने उसको बदल दिया तो इसका मतलब ये कि खुदा को पता नहीं था, खुदा की नॉलेज गलत हो गई। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो आपका फ्यूचर है, खुदा के लिए फ्यूचर नहीं है। मैं आपके बात को अगर थोड़ा सा और जो है क्लैरिफाई कर दूं, तो वो ये कि अगर मान लीजिए आप नीली शर्ट उतारकर पीली पहन लेंगे ना, तो खुदा की नॉलेज में वही है कि आप नीली शर्ट उतारकर पीली पहनेंगे। मैं समझ गया, मतलब खुदा को पता है ऑलरेडी कि मैं क्या करूंगा मेरे फ्यूचर। एक जुमला ले लीजिए मुझसे, मेरे लिए एक जुमला मुझसे ले लीजिए कि हमें इख्तियार हासिल है, लेकिन हमारे इख्तियार को इख्तियार नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं सर,
पहले इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं कल कौन से कलर की शर्ट पहनूंगा या नहीं पहनूंगा, ये सारी चीजें गॉड को तो पता ही है ना। मैं यही पूछ रहा हूं, मेरा फ्यूचर है वो, गॉड का फ्यूचर नहीं है। वो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसी जगह अटके। अगर मैं वही कह रहा हूं ना, मैं अटकना नहीं चाह रहा एक्चुअली, थोड़ा सा उसी बात को आप बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, इन केस मैं जिस कलर की शर्ट पहनने वाला हूं वो अगर गॉड के नॉलेज में पहले से ही है, तो मेरे पास फ्री विल कहां से आ गई? ये तो पहले से ही तय है ना कि मैं कौन से कलर की शर्ट पहनने वाला हूं। तो मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूं, तो ये फ्री विल में कैसे आ सकता है? इसका आप जवाब दीजिए। जवाब दे चुका मैं पहले ही जवाब दे चुका, जिसको आप नहीं समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब खुदा ने पहले ही से तय कर दिया, जब ये जो पहले और बाद का लफ्ज है ना, ये टाइम को बयान करने के लिए आता है कि खुदा ने 10 बिलियन साल पहले, 50 ट्रिलियन साल पहले तय कर दिया, तो भाई अब तो मैं उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। भाई खुदा के लिए पहले और बाद नहीं है, खुदा के लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं है। ये मेरे और आपके लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, खुदा के लिए पूरा टाइम एक मोमेंट है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अगर आप इस वक्त जैकेट उतारकर बनियान पहन ले या शर्ट पहन ले, तो क्या आप ये कहेंगे कि आपने मेरी नॉलेज की खिलाफ वर्जी की? डिड यू गो अगेंस्ट माई नॉलेज? नहीं, चूंकि मैं आपका जो मोमेंट है उस वक्त मैं इस आपके मोमेंट को देख रहा हूं। खुदा के लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक सिंगल मोमेंट है जिसमें वो बाउंड नहीं है। मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रहा हूं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए आप जो भी करेंगे अपने इख्तियार से, अपनी विल से, जो भी आप फ्यूचर में करेंगे, इट्स ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ गॉड कि आप ये करेंगे। लेकिन उसकी नॉलेज कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को इसी तरह जानता है जैसे मैं आपके प्रेजेंट को जानता हूं, बल्कि उससे बेहतर जानता है। तो इससे तो सर आपके बातों से यह साबित हो रहा है ना कि वो मेरे फ्यूचर को बिल्कुल उतना ही स्पष्ट देख रहे हैं जैसे आप मेरे प्रेजेंट को देख रहे हैं। इसका मतलब मेरा फ्यूचर तय है कहीं ना कहीं। इसका मतलब मेरा फ्यूचर फिक्स। आपका प्रेजेंट मेरे लिए फिक्स है? नहीं, आपका प्रेजेंट मेरे लिए फिक्स है। जो मेरा प्रेजेंट है वो बिल्कुल आपके लिए फिक्स है। आप मुझे देख पा रहे हैं अगर मेरे लिए आपका प्रेजेंट फिक्स है? बिल्कुल। अगर आपने जैकेट उतार दी तो फिक्स कहां रहा? अगर मैं चॉइस तो उतारी ना, उसको अपने चॉइस तो उतारी ना। मैंने फोर्स तो नहीं किया ना, मेरी नॉलेज की वजह से आप फोर्स तो नहीं हुए ना? नहीं हुए ना। मेरी नॉलेज की वजह से आप फोर्स नहीं हुए, आपने अपनी चॉइस से जैकेट उतारी। मैंने अपनी चॉइस से उतारी, मेरे सामने उतारी, तो मेरी नॉलेज की वजह से आप फोर्स नहीं हुए। इसी तरीके से खुदा को जो नॉलेज है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, वो ऐसी ही है जैसे कि एक सिंगल मोमेंट की। तो उसकी नॉलेज की वजह से आप फोर्सफुल कैसे हो गए? उनकी नॉलेज के वजह से मैं फोर्सफुल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जवाब यह है कि जब वो मेरा फ्यूचर असल मसला तो नॉलेज ही का है ना। आपने खुद ही कहा कि क्या खुदा हर चीज जानने वाला है? असल मसला तो नॉलेज ही का है ना। ऐसे सोच रहा हूं, उसको ऐसे सोचिए सर कि एक फिल्म है जो मेरे पास डाउनलोडेड है मेरे लैपटॉप में। ये फिर से वही दलील आ रही है हज़रत, उस फिल्म में आगे यहाँ पे ये होना चाहिए कि इन्होंने ये कहा कि आपके लिए, यानी कि हमारे लिए इनका प्रेजेंट फिक्स है, तो ये फिक्स हमने नहीं किया। ये जैकेट आपने पहनी है, आपने फिक्स किया। अगर आप इसको उतार देंगे तो हमारे लिए वही फिक्स हो जाएगा जो आपने किया है। पर मतलब हम आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए हमने नहीं फिक्स किया आपका ये जो प्रेजेंट है, आपने खुद किया अपने लिए फिक्स। अपनी इस आर्गुमेंट के साथ सर मैं ये कह रहा हूं, एक बेसिक चीज जो है वो मिस हो रहा है कि अगर किसी भी इंसान का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अगर आप एक साथ देख पा रहे हैं, मान लेते मेरे पास एक टाइम मशीन है जिससे मैं आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही देख पा रहा हूं, और अगर मैं आपको फ्यूचर भी देख पा रहा हूं एट दिस मोमेंट बैठे हुए, या मेरे पास टाइम मशीन है जिससे मैं आपका फ्यूचर देख रहा हूं, तो इसका मतलब तो ये तय हो गया, ये साबित हो गया कि फ्यूचर में आप वही कर रहे हैं जो तय है। आज भी आप वही कर रहे हैं जो तय, क्योंकि मैं आपका फ्यूचर फिर कैसे देख सकता था अगर फ्यूचर प्रेडिक्टेड नहीं है, अगर मेरे पास फ्री विल होती। अब मैं इसका जवाब देता हूं। मान लीजिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो गई कि जिसकी वजह से आप मेरे फ्यूचर में झांक सकें और मैं आपके फ्यूचर में झांक सकूं, तो मुझे बताएं कि क्या हम दोनों अभी भी टाइम बाउंड रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर मैं आपके फ्यूचर को देख सकता हूं, इसका मतलब आप पूरी तरह से टाइम बाउंड होंगे और मैं भी पूरी तरह से टाइम बाउंड होगा। दोनों टाइम बाउंड है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे के फ्यूचर में जाकर देख पा रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे। राइट? बिल्कुल। गॉड तो टाइम बाउंड ही नहीं है ना।
वो किसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे फ्यूचर में जाकर नहीं झांकता कि अच्छा ये 25 साल के बाद ये कर रहा है, ओके आई नो दैट फ्रॉम बिफोर। नहीं, उसके लिए फ्यूचर ऐसा है जैसे राइट एट दिस मोमेंट हमारा जो मोमेंट है वो तो टाइम बाउंड ही नहीं है ना। तो ये इसको बोलते हैं फिलॉसफी में फॉल्स इक्विवेलेंस। आप इंसान को खुदा और खुदा को इंसान मान के चलते, दैट इज द प्रॉब्लम। खुदा को इंसान क्यों मानना, मैं ये कह रहा हूं कि जो काम तो खुदा है ना, इंसान को खुदा मानना ही नहीं है, इंसान को खुदा इंसान नहीं है और इंसान खुदा नहीं है। ओके सर, देखिए मुझे लगता है कि शायद हम दोनों के थोड़ा सा सोच के तरीके में डिफरेंस है। मैं एक दूसरे बात पे भी आना चाह रहा हूँ अब, ठीक है ना, क्योंकि इस पे आप अनलेसली बात करते रहे फायदा नहीं। आप फिर आप थोड़ी देर बाद आप ये मेरा जो लाइव ये चल रहा है अभी वीडियोस को भी आप अभी पॉज कर देंगे, कहेंगे टाइम हो गया। हाँ जाहिर है, बिल्कुल। अब कब तक बात करेंगे? हाँ ठीक है, तो जितना टाइम है मैं एक और फैक्ट भी जरूर देना चाहता हूँ। जैसे आपने ये कहा था अभी कि जावेद अख्तर साहब ने कई सारे सवालों का जवाब नहीं दिया था मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के। एक्चुअली इसमें यह है कि डिबेट जब हो रहा होता है ना, तो कई बार आपने उसकी सामने वाले के 10 बातें सुनी तो 2 याद रहती बोलने के लिए, 8 भूल जाते हैं। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने एक आर्गुमेंट पेश किया था एकदम शुरुआत में कि गॉड होने का क्या प्रूफ है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, आप सबसे पहले एक बॉल को देखेंगे, अगर आप किसी आइलैंड पे गए तो एक बॉल को देखेंगे, और फिर आप बॉल को देख करके बॉल का कुछ कलर होगा तो आप जो है उस बॉल को देख के यही कहेंगे इसका कोई क्रिएटर है। अब इस बॉल को आप बड़ा कर दीजिए, बड़ा करके इसको आइलैंड कर दीजिए, फिर इसको और बड़ा करके यूनिवर्स कर दीजिए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि बॉल का क्रिएटर है और यूनिवर्स का नहीं? कुछ इस तरह का आर्गुमेंट उन्होंने दिया। जावेद साहब ने इसका जवाब दिया, लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने ये समझ नहीं पाए, और ज्यादातर शायद जो व्यूअर्स थे वो भी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आप बॉल को देख के आपको हैरत होती है, लेकिन आपको आइलैंड को देखकर हैरत नहीं होती। बोला इसमें वो ये समझाना चाह रहे थे कि बॉल, जवाब मुफ्ती शमाइल ने क्या दिया था कि बॉल ही के जरिए तो समझाना चाह रहे हैं कि आइलैंड का क्रिएटर कौन है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो नहीं समझ पाए। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो आइलैंड है ना, आइलैंड बॉल को बनाने वाला क्रिएटर चाहिए, जो कि मतलब कि थॉटफुली एक बॉल को बनाएगा, उसका वो पर्पस होगा, बनाना उसका एक पर्पस होगा। लेकिन जो आइलैंड है ना, आइलैंड इसको बनने के लिए किसी पर्पस की जरूरत नहीं है। जो नेचुरल फोर्सेस है, ग्रेविटी है, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है, इसके जरिए खुद ही आइलैंड्स के अलग अलग शेप्स बन रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, पहले आप तो खैर आप भी बहुत जानते हैं कि पहले पेंजिया था, फिर पेंजिया टूट के अलग अलग हुआ, फिर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बने, आइलैंड्स बने। तो कोई पर्पसफुली हम अगर ये मान के चले कि कोई कर रहा है, बना रहा है, तो ये गलत होगा। बल्कि नेचुरल फोर्सेस के जरिए चीजें खुद ही बन रही है, खुद ही बिगड़ रही है। अगर हम नेचुरल फोर्सेस के जरिए चीजें क्यों बन रही है, इसमें क्यों नहीं? जैसे अगर ग्रेविटी है, आप ये कहिए कि ग्रेविटी के जरिए चीज क्यों नीचे गिर रही है, तो इस क्यों का जवाब अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन ना अभी है ना कभी होगा भाई, ना अभी है ना कभी होगा, क्योंकि साइंस क्यों से बात करती रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आइलैंड क्यों बना, आइलैंड क्यों बना, कैसे बना, मत बताना मुझको, क्यों बना। हाँ, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई मुझे ये मत बताना आपके कैसे बना, वो साइंस ने बता दिया, मुझे बता क्यों बना। नहीं सुनिए, क्यों बना का अगर आप पर्पस जानना चाह रहे हैं, मैं कहूंगा कोई पर्पस नहीं है। नेचुरल फोर्सेस आपको पर्पस मालूम नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पर्पस नहीं है। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो समथिंग, इट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। नहीं, मैं अगर इस क्वेश्चन को घुमा दूं और मैं कहूं कि आपको लगता है कि पर्पस है, तो इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि पर्पस होगा ही। एक आइलैंड किसी खास शेप का बन गया है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि पर्पस है। ये तो फिर प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपकी है ना, जिसको प्रूफ करने की इसके पीछे कोई पर्पस होगा। आपको हम तो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया का एक पर्पस है, उसमें आइलैंड भी है, ठीक है। पूरी दुनिया का पर्पस ये है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए जहां उसको रहना है, उसके लिए वो जगह रहे और इंसानियत की सर्विस हो, इंसानियत की खिदमत हो। पूरी दुनिया इसीलिए बनी है। हमारे उसमें आइलैंड भी है, आइलैंड के ऊपर उगने वाला एक फूल भी है, और उसके ऊपर उगने वाला उस पर पड़ा एक जर्रा भी है। हमारे नजदीक तो कोहेरेंस है मुकम्मल पूरे यूनिवर्स के अंदर। आप मुझे बताएं कि आइलैंड ने आपने कहा भाई नेचुरल फोर्सेस की जमा हुई, ग्रेविटी फला ढिंगा, और जनाब आइलैंड क्यों हुई, मतलब वाई ना होती उनके, उनमें कोई डिसीजन मेकिंग ताकत तो नहीं थी। नहीं, उन्होंने क्यों डिसाइड किया, या किसी चीज ने उनको कंपेल किया, किसी चीज ने फोर्स किया, क्यों हुई जमा। ये कह रहा हूं कि हर चीज के होने के पीछे कोई डिसीजन मेकिंग पावर होना तो जरूरी नहीं है। जब यूनिवर्स में इतनी चीजें चल रही हैं, इतने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, कोई प्लैनेट किसी से टकराया, कोई किसी खास फॉर्म में आया, इसके लिए कोई पर्पस होना तो जरूरी नहीं है। हम तो अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि कई चीजों के पीछे पर्पस नहीं होते। पर्पस मालूम नहीं है आपको,
पर्पस है लेकिन मालूम नहीं है। लेकिन ये आपको कैसे पता कि पर्पस है? ये भी तो आप प्रूफ करिए अभी। हमने बताया ना, पूरी कायनात का पर्पस इंसानियत की खिदमत है कि इंसान यहां रहे। मुझे एक बात बताएं, चलें ठीक है, आप मान लीजिए किसी सितारे को लाकर सूरज से टकरा दें, हाँ पॉसिबल है? मतलब मेरे अभी के कैपेसिटी में नहीं पॉसिबल है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये करें, सूरज कोई सितारा आए और सूरज से टकरा जाए, वैसे यूनिवर्स में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, बिल्कुल, अगर आ जाए और टकरा जाए तो क्या होगा? कोई सितारा आए और टकरा जाए तो एक्सप्लोजन्स होंगे, फिर बहुत सारे फिनोमिनन्स है। दो स्टार्स एक हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, मतलब उसमें भी बहुत सारे। आप बचेंगे? नहीं, अगर मेरे बचने की बात कर रहे हैं तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। इंसानियत बाकी नहीं होगी, बाकी नहीं बचेगी, राइट? ठीक। अच्छा, एंट्रोपी को तो मानते ही है? हाँ मानते, क्या जानते हैं, प्रूव्ड है, मानना नहीं, मानते भी है ना, उसको मानना ही बोलते हैं भाई। जानते हो आपने एंट्रोपी देखी कहाँ है? आपने कायनात की एंट्रोपी देखी है? नहीं, मैंने नहीं, अपने रोजमर्रा की लाइफ में देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से रोजमर्रा की लाइफ में तो हम ये भी देख रहे हैं कि हम पैदा होते हैं तो किसी न किसी कॉज से पैदा होते हैं, इसके बावजूद भी आप आइलैंड के कॉज को नहीं मानते। अगर रोजमर्रा पे चलना है ना भाई, तो रोजमर्रा के जो वाकयात है ना, वो खुदा के वजूद का सबसे मजबूत सबूत है। लेकिन आप लोग तो रोजमर्रा की बात को मानते ही नहीं है। आपने कायनात में एंट्रोपी देखी है? मैंने कायनात में, पहले अगर मेरा पर्सनल पूछ रहे हैं तो जरूर नहीं कि इसको वेरियस रिसर्च में, वेरियस फिजिक्स के इक्वेशन में इसको साबित किया गया कि एंट्रोपी है। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है सर। पहले दो चीज किसी ने देखी है कायनात की एंट्रोपी? किसी ने देखी? चलो रिसर्च पेपर में हुआ है वो, किसी ने देखी है? एंट्रोपी कोई देखने वाली चीज नहीं ना, ये फिजिक्स नहीं है ना। आई नो, यहां तक पहुंचे कैसे? रिसर्च करके। किस तरह रिसर्च की, जरा बताएं, क्या था रिसर्च में, क्या था? देखिए सर, रिसर्च में ये है कि अगर जो यूनिवर्स है, इसकी एंट्रोपी मतलब बिखराव हर समय बढ़ता ही रहता है, ठीक है ना। इस बिखराव को आप अगर समेटने जाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे, अब मेरे पास ये पेन है और इस पेन का ढक्कन ओवर द टाइम निकल गया हो, तो इस ढक्कन को वापस जोड़ने के लिए भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। आपको लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैपटॉप खराब हो जाता है। हर सिस्टम खराबी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, हर सिस्टम खराबी की तरफ बढ़ रहा है। ये हमने देखा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। हमने लैपटॉप देखा, हमने फोन देखा, हमने घर देखा, हमने शहर देखा, हमने इंसान देखा, हमने सिस्टम खराबी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, यहां से हमने कहा भाई कायनात भी एक सिस्टम है, तो यहां भी इसको भी खराबी की तरफ बढ़ना है, और इसका इसमें यहां भी एंट्रोपी आनी है, द बिग फ्रीज, राइट? सही जा रहा हूं ना? बिल्कुल। ओके, नहीं, बिग फ्रीज ऐसा कंफर्म नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, कहीं बाद में चलो सही है, चलो ठीक है, बिग फ्रीज नहीं है, एंट्रोपी है। ओके, आपने रोजमर्रा की चीजों से एंट्रोपी जो आपने नहीं देखी, उसको बुनियाद, आपने उसको लॉ बना दिया, विच आई एग्री, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एंट्रोपी। मैं ये कहता हूं कि जब आप फ्यूचर में कोई चीज जो होने वाली है, जो अभी नहीं हुई है, उसको आप एक लॉ बना देंगे, इस दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उनकी बुनियाद पर, तो इस दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उनकी बुनियाद पर पास्ट में जो हुआ है उस पर लॉ क्यों नहीं बना सकते? फ्यूचर का लॉ तो बना सकते हैं, पास्ट में क्यों नहीं बना सकते? नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, कौन सी चीज? क्वेश्चन ये है कि आप एक आइलैंड को ये कहते हैं कि ये खुद से खुद बना, जबकि एक बॉल जो उस आइलैंड के ऊपर रखी हुई है खुद से नहीं बन सकती, लेकिन आपने बॉल को आइलैंड से अलग कर दिया। बॉल के लिए आपने अलग कानून बनाया, आइलैंड के लिए आपने अलग कानून बनाया। तो क्यों आपने कहा नहीं, ये जो दुनिया में चीजें हो रही ना, ये तो चूंकि हाँ ये इनके लिए कोई ना कोई मेकर और कोई ना कोई क्रिएटर चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई क्रिएटर चाहिए, लेकिन आइलैंड वाइलैंड, पहाड़ों के लिए, समंदर के लिए कोई क्रिएटर की हमें जरूरत नहीं। आपने दो चीजों को अलग कर दिया, लेकिन एंट्रोपी में आपने दो चीजों को अलग नहीं किया। आपने कहा बॉल भी खराब होती है, कंप्यूटर भी खराब होता है, मोबाइल भी खराब होता है, इंसान भी खराब होता है, देयरफॉर यूनिवर्स में भी एंट्रोपी है। पहले सर मैं इसको क्लियर कर दूं। बोला ये जाता है कि जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जहां तक हमने अभी तक इसको देखा है, वहां पे एंट्रोपी है। ये कहीं नहीं बोला जाता कि यूनिवर्स के बाहर और जहां यूनिवर्स खत्म है उसके बाद भी एंट्रोपी होगी, ऐसा कोई नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि साइंस सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पर ही राय दे सकती है, उसके बाहर राय नहीं दे सकती। बिल्कुल। तो जिस दिन साइंस ये कहने लगी है कि एंट्रोपी यूनिवर्स से बाहर एग्जिस्ट करती है, उस दिन साइंस को ये मानना पड़ेगा कि देयर इज अ यूनिवर्स आउटसाइड ऑफ दिस यूनिवर्स।
वो मानना वो मुमकिन नहीं है, चूंकि ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सर हम लोग टॉपिक से भटक गए, इससे गॉड कैसे प्रूव हो गए ये आप बता रहे थे। टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटके, टॉपिक पर ही हैं। आपने ये कहा कि जावेद साहब ने ये कहा था कि आइलैंड के लिए जरूरत नहीं है किसी बनाने वाले की, बॉल के लिए जरूरत है। उसके जवाब में मैंने ये कहा कि आप दुनिया की रोजमर्रा के वाकयात को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि एंट्रोपी एक लॉ है। ऐसे ही दुनिया के रोजमर्रा के वाकयात को देखकर आप ये डिसाइड क्यों नहीं करते कि हर एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई कॉज है, आइलैंड का भी कोई ना कोई कॉज है। सर पहले मैं एक चीज इसमें क्लियर कर दूं, बॉल को आइलैंड से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। लिविंग बींग्स, हम लोग लिविंग बींग्स हैं, हम लोग कॉन्शियसली कुछ काम को करते हैं। तो हमने कॉन्शियसली अगर किसी काम को किया और हम लोग जो भी क्रिएट करते हैं, चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर, बॉल हो, ये पूरे मतलब इस वर्ल्ड का भी वो 0.1% भी नहीं कंस्टिट्यूट करता। बाकी यूनिवर्स में जो हमारे अर्थ में जो पहाड़ बन रहे हैं, आपको पता ही है, जहां पे हिमालय आज माउंटेन्स है, वहां पहले टेथीस नाम का एक तो पूरा समुद्र का रीजन था, फिर ये जो एशियन प्लेट पे आकर के ये इंडियन प्लेट आके टकराया, फिर पूरा पहाड़ बना, फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, ये सब के पीछे पर्पस तो है ही हमारे सामने रोज। हम अगर लिमिटेड कॉन्शियसनेस रखने के बावजूद बॉल, लैपटॉप, बल्कि बहुत हाई टेक चीज डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं अपने फायदे और अपने नफे के लिए, तो मुझे एक बात बताएं कि जो चीजें हमारे परसेप्शन से बाहर हैं, जमीन है, आसमान है, आसमान का मतलब जो पूरा कायनात है, उसके अंदर सितारे हैं, सैयारे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो इस पूरी कायनात को इंटैक्ट रखे हुए हैं, क्या आप नहीं समझते कि इसको बनाने के लिए एक हायर कॉन्शियस बीइंग की जरूरत है? पहले तो एक चीज है कि डेप्थ रखे हुए, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो आपके लिए डेप्थ है। हो सकता है यूनिवर्स कुछ भी ना हो, एक कचड़ा हो, और हम चूंकि इसमें पैदा हो गए तो हमारे यूनिवर्स, मैंने इंटैक्ट कहा कि इंटैक्ट है पूरा सिस्टम। नहीं, मैं कह रहा हूं, अच्छा ठीक है, आपने इंटैक्ट कहा, मैं कह रहा हूं ये पॉसिबल है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर छोटे मोटे डिवाइस के लिए एक कॉन्शियस बीइंग की जरूरत है, तो वो चीजें कि जो हमारे परसेप्शन से परे हैं, उनको बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी जात होनी चाहिए जो हायर कॉन्शियस रखे। नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई ऐसा जरूरी है कि कोई ऐसा हायर कॉन्शियस बीइंग चाहिए। इन तो छोटी मोटी चीजों के लिए भी फिर आप ये कहते हैं कि जरूरत नहीं है? तो छोटी मोटी चीजें कहाँ, जैसे अब घर के बाहर कहीं पत्थर पड़ा हो तो उस पत्थर को किसने, बॉल है, आपके घर में बच्चा बॉल खेलता है, छोटी मोटी चीज है, उसमें कौन सा नासा के डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो खुद के लिए बन जाती है। हम लोग दो अलग चीजों को मिला दे रहे हैं, यहाँ पे ये समझना। हम ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई कॉज होता है, और वो चाहे बॉल हो एग्जिस्टेंस या आइलैंड हो, नहीं कॉज होता है। हम कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आइलैंड खुद ब खुद बन गया, कैसे बन गया? चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थी, चूंकि ये था, ये था। मैं पूछ रहा हूं क्यों ऐसा क्यों हुआ? बातों को ट्रिम कर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं आइलैंड खुद ब खुद नहीं बना, उसको नेचुरल फोर्सेस ने बनाया है। अब नेचुरल फोर्सेस के पास कोई इरादा तो था नहीं, विल पावर तो थी नहीं, क्यों उन्होंने डिसाइड किया, क्यों बनाया? जिसके पास इरादा नहीं हो तो डिसाइड कैसे करेगा? एग्जांपल के तौर पे भूकंप। एग्जैक्टली, तो नेचुरल फोर्सेस ने क्यों बनाया? सर नेचुरल फोर्सेस ने क्यों बनाया आप तब पूछ सकते हैं। अगर ये नेचुरल फोर्सेस के पास कोई कॉन्शियसनेस होती, ये नेचुरल फोर्स अपने धुन में काम कर रहे हैं। भूकंप आता है ना सर, आपके सामने भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, और इससे कितनी चीजें नई फॉर्म होती है, कितने पुराने पहाड़ है जिनकी कितनी चोटियां कम हो जाती है, फिर बनती है। तो ये चीजें आप जब कह रहे क्यों बनता है, भूकंप क्यों आया? सर पहले तो एक चीज समझना पड़ेगा कि जलजला क्यों आया? आपने कहा टेक्टोनिक प्लेट्स हिली तो जलजला आता है। हाँ बिल्कुल, टेक्टोनिक प्लेट से तो आप भी जानते हैं। क्यों हिली टेक्टोनिक प्लेट्स? क्योंकि सर अर्थ के जिस कोर में है, अर्थ के जो एकदम सेंट्रल पॉइंट है, कोर है, वो बहुत अनस्टेबल है, बहुत गर्म है। तो उस कोर के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स रखे हैं, वो कोर में चूंकि लगातार वो अनस्टेबल है, लगातार उसमें हलचल होती है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव कर रहे हैं। क्यों कोर में इंस्टेबिलिटी है? कोर में इसलिए इंस्टेबिलिटी है क्योंकि अर्थ जो है ना सर, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और अर्थ का जो पूरा मैटर है, मास है, वो सेंटर की तरफ अपना प्रेशर लगा रहा है। तो जब कोई चीज हाई प्रेशर में आता है, कौन सा चीज ऐसा क्यों है? मतलब हाई प्रेशर लगने पर हीट क्यों पैदा होता है? नहीं, आपने कहा कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वहां पर इंस्टेबिलिटी है चूंकि कोर में प्रेशर है, ऐसा क्यों है? कोर में प्रेशर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, वही तो मैं समझा रहा था। ओके, क्यों है अर्थ में ग्रेविटी? क्यों है वैसी ग्रेविटी के जिसकी वजह से प्रेशर आया, क्यों है? नहीं, हर ग्रेविटी का नेचर है चीजों को सेंटर की तरफ खींचना। तो अर्थ पूरा मैटर और मास जो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सेंटर की तरफ, और जब सिर्फ अपना प्रेशर लगा रहा है, तो जब कोई चीज हाई प्रेशर में आता है, कौन सा चीज
ऐसा क्यों है? मतलब हाई प्रेशर लगने पर हीट क्यों पैदा होता है? नहीं, आपने कहा कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना वहां पर इंस्टेबिलिटी है चूंकि कोर में प्रेशर है, ऐसा क्यों है? कोर में प्रेशर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, वही तो मैं समझा रहा था। ओके, क्यों है? अर्थ में ग्रेविटी क्यों है? वैसी ग्रेविटी के जिसकी वजह से प्रेशर आया, क्यों है? नहीं, हर ग्रेविटी का नेचर है चीजों को सेंटर की तरफ खींचना। तो अर्थ पूरा मैटर और मास जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सेंटर की तरफ। और जब सेंटर की तरफ सब अट्रैक्ट होंगे तो सेंटर पे प्रेशर क्रिएट होगा, और जब सेंटर पे प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसा क्यों है? क्या क्यों है? ग्रेविटी क्यों है या सेंटर की तरफ प्रेशर क्यों है? ये तो आपने मुझे बताया कि भाई ग्रेविटी है तो उसकी वजह से प्रेशर होता है, बगैर प्रेशर के भी हो सकता था, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, मैंने नहीं बताया सर। ये तो एकदम वेल साइंस में आपको मिल जाएगा। मैं एग्री करता हूं 100%, मैं साइंस का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों है, ग्रेविटी उसी तरीके से काम क्यों कर रही है? अब सर सुनिए, आप जो पूछ रहे हैं ना ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है कि ग्रेविटी, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग ये पूछेंगे कि मैंने सिंपल पूछा कि ग्रेविटी ऐसे क्यों काम कर रही है, वैसे भी तो काम कर सकती थी। मैं आपके क्वेश्चन को एक कदम और आगे ले जा रहा हूं। आप ये भी पूछ सकते हैं ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², उसमें G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻19 यूनिट्स। तो यही वैल्यू क्यों है, यही कांस्टेंट हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? तो इसी का जवाब तो अभी साइंस के पास नहीं है ना। हमें अगर सब पता हो जाता तो हम खुद ही गॉड ना बन जाते सर। अभी तो हमारे पास अभी नॉलेज की सीमा है और ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास अभी नॉलेज की सीमा है। अगर हमें सब पता होता तो हम खुद ही गॉड बन जाते। अब यहां से दो बातें समझ में आई। पहली बात, जो गॉड है उसे सब पता है। दूसरी बात ये समझ में आई कि हमें नहीं पता है, देयरफॉर अगर हम गॉड का इनकार कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस हुआ कि नहीं हुआ? मैं एक्चुअली यहाँ पे एक चीज है, एक और चीज गड़बड़ हो जाती है। लोग सोचते हैं कि चूंकि हमें नहीं पता तो मैं गॉड को इनकार कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चूंकि मुझे नहीं पता तो मैं किसी क्लेम में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपको नहीं पता कि यूनिवर्स कैसे बना, तो ये क्लेम भी उतना ही सही है कि इस गॉड, इस यूनिवर्स को किसी ने बनाया, ये क्लेम उतना ही। इसी को हम मुफ्ती शमाइल वाला जो आर्गुमेंट था उसी को ले लेते हैं। होल्ड ऑन, क्योंकि आपने डिबेट से शुरू किया था, आपने कहा नहीं मुझे पता नहीं है। मैं कहता हूं कि क्या एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट के लिए नेसेसरी बीइंग होना जरूरी है कि नहीं? एक पॉसिबल एग्जिस्टेंस के लिए, अब वो नेसेसरी बीइंग थोड़ा आप समझाइएगा। वो कॉन्शियस आप पूछ रहे तो मैं नहीं जानता वो कॉन्शियस है कि नहीं। हर कॉज के पीछे वो बात की है कि उसमें कॉन्शियसनेस है या नहीं। मैं कह रहा हूं एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट के लिए एक नेसेसरी एग्जिस्टेंट होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ग्रेविटी नेसेसरी एग्जिस्टेंट है? नेचुरल फोर्सेस नेसेसरी एग्जिस्टेंस है? बिल्कुल सर। आपकी आवाज सर थोड़ी खराब आ रही है तो सब सुनने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पूछा कि ग्रेविटी या दूसरी नेचुरल फोर्सेस नेसेसरी एग्जिस्टेंट है? बिल्कुल 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 नेसेसरी एग्जिस्टेंट है। मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है इसलिए दूसरी चीज एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, नेसेसरी एग्जिस्टेंट किसको कहते हैं? वो चीजें जो एग्जिस्ट कर रही हैं मेरे अनुसार। ये अगर इसका कुछ गलत कुछ दूसरा तो मैं भी नेसेसरी एग्जिस्टेंट हुआ भाई। नेसेसरी एग्जिस्टेंट वो एग्जिस्टेंट होता है कि जो कभी भी नॉन एग्जिस्टेंस में ना जाए, जो कभी भी नॉन एग्जिस्टेंट ना हो। ओके ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसका होना जरूरी है, उसका होना जरूरी है। ग्रेविटी का होना तो जरूरी नहीं है ना होता ये यूनिवर्स का होना जरूरी कहां था? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ग्रेविटी, किसी भी लॉ ऑफ फिजिक्स का या लॉ ऑफ नेचर का होना जरूरी तो नहीं था ना, वो पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल एग्जिस्टेंट है। आपने कहा कि हर पॉसिबल एग्जिस्टेंट के लिए नेसेसरी एग्जिस्टेंट होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल है ना। अब नेसेसरी एग्जिस्टेंट ग्रेविटी नहीं है, लॉज ऑफ नेचर नहीं है, लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं है, कोई नहीं है। ये सारे के सारे पॉसिबल एग्जिस्टेंट है। इनके लिए नेसेसरी एग्जिस्टेंट चाहिए। तो नेसेसरी एग्जिस्टेंट को आप मान रहे हैं, ठीक? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं ग्रेविटी के लिए कोई कॉज होगी, उसके पीछे कोई कॉज होगी। ऐसा हो सकता है एंडलेस कॉज चले, या ये हो सकता है कि टाइम पूरा सर्कुलर हो। अगर आपने नेसेसरी एग्जिस्टेंट मान लिया, आप खुद ही कह रहे हैं कि पॉसिबल एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी एग्जिस्टेंस चाहिए। प्रॉब्लम ये है, मैं नेसेसरी एग्जिस्टेंस ये जो वर्ड है इसका डेफिनेशन मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसमें हाँ या ना करने से थोड़ा बच रहा हूं। आपने जो कहा कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस वो चीज हम मान लें। अब तो ये वाला लफ्ज बच्चे की जबान पे आ गया, कंटिंजेंसी और नेसेसरी एग्जिस्टेंस। जावेद अख्तर साहब वाली बात कर रहे हैं आपके। यार मुझे जरा समझाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बात है। सर कंटिंजेंसी वर्ड का वो मैं समझ लिया। पंकज भाई, नेसेसरी एग्जिस्टेंस वो है जो कंटिंजेंट ना हो।
ये भी कंटिंजेंट ना हो, कंटिंजेंट ना हो तो सुनिए सर, जो ग्रेविटी है ये भी बिल्कुल एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अभी कंटिंजेंट तो नहीं है। ओके तो आप ये कह रहे हैं कि ग्रेविटी जो है वो हमेशा से है और उसको कोई किसी चीज ने कॉज नहीं किया? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो फिर नेसेसरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है सर? नेसेसरी एग्जिस्टेंस जो आप कह रहे हैं, अगर आप उसको एज अ गॉड का दर्जा दे रहे हैं तो मैं इससे बच रहा हूं। मैं कह रहा हूं ग्रेविटी किसी चीज का कॉज है सर। सुनिए सर, चलो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आपसे लंबी लंबी बहुत बात हो गई और अब मौजू भी हट गया। आप एक काम करें आप नेसेसरी एग्जिस्टेंट और कंटिंजेंसी, इन दो लफ्जों पर जो फिलॉसफी में बहस है आप वो पढ़। कंटिंजेंसी का मतलब तो पता है, जो चीज किसी और अपने कॉज के लिए किसी और पर निर्भर ना करे। ये दैट्स ऑल। साइंस में नहीं, फिलॉसफी में। आप फिलॉसफी में जो कंटिंजेंसी और नेसेसरी एग्जिस्टेंट, ये दो टर्मिनोलॉजी को आप समझ लें, उसके बाद आए फिर बात करते हैं। वरना मजा ही नहीं आ रहा, मैं कुछ कह रहा हूं वो कुछ कह, फिर वो जावेद अख्तर वाली बात हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे यार मुफ्ती साहब ने ऐसा बोला, अगले बंदे को समझ में नहीं आया, क्या फायदा है ना। चलें फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह। वेलकम टू 360 इस्लामिक स्कॉलर्स चैनल। कुरान, हदीस और इस्लामी मालूमात की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।